अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, महज 4 साल सियासी तजुर्बे और मुआशी उमूर की हामिल और माहिर शख्सियत मोहम्मद ज़ुबैर उमर को मुस्लिम लीग नून के दीगर सीनियर सियासतदान जो थे उन पर फ़ौक़ियत देते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गवर्नर सिंध के ओहदे पर तैनात कर दिया है। अगर संजीदगी से इस ओहदे का कुछ जायज़ा लिया जाए तो ये ओहदा जो है लगता यह है कि सिर्फ अवाम के ऊपर ज़ायद टैक्स का ही बायस बनता है, क्योंकि सिंध में गवर्नर के ओहदे के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं गया। वो सिर्फ कहने को तो एक आइनी सरबरा के तौर पर ही ओहदा रह गया है, क्योंकि हमारे नाम नहाद जमहूरी निज़ाम में वफाक के नुमाइंदे के तौर पर गवर्नर सिंध सिर्फ इसलिए मुकर्रर किए जाते हैं ताकि बवक्ते ज़रूरत गवर्नर राज लगा सकें, वरना आप सिंध के पिछले जो तवीलुल मुद्दत गवर्नर डॉक्टर इशरत लिबात उन्हीं को देख लें। बज़ाहिर वो MQM के नामजद करदा थे, लेकिन उनके दौर में ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पाए वो, जिसकी वजह से उर्दू बोलने वाली जो आबादी थी उनके हुकूक महफूज हो सकते। सिंध में तालीमी बोर्ड्स के वो निगरान थे, वो किरदार भी फिर वज़ीर आला के पास चला गया। सिंध की जामियात के वो बराए नाम ही चांसलर रह गए थे। वाइस चांसलर की तकर्रुरी के इख्तियारात भी इनसे ले लिए गए थे। उन्हें सिर्फ इस बात से दिलचस्पी थी कि वो गवर्नर रहें, बाकी जो कुछ होता है होने दो। मुस्तफ़ा कमाल की ललकार पर फिर उन्होंने थोड़ा सा कुछ होश संभाला और गवर्नर हाउस से फिर उन्होंने दुबई की फ़्लाइट ली। हस्बे तवक्को मोहम्मद ज़ुबैर की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती पर भी MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ तो होते ही थे, जो कि सिर्फ एक रिवायत ही है और कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नए गवर्नर सिंध जो है ये दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे। दिलचस्प तौर पर एक तरफ गवर्नर सिंध की तकर्रुरी हुई और दूसरी जानिब लियारी गैंग वॉर के आखिरी मोहरे बाबा लाडला का रेंजर ने सफाया कर दिया। सवाल यह है कि क्या अब दोबारा कराची में बाबा लाडला जैसे अनासिर कहीं दोबारा तो नहीं सर उठा पाएंगे? क्या गवर्नर सिंध DG रेंजर्स के साथ मिलकर जो कराची का अमन व अमान है इसको बहाल करवा पाएंगे? क्या अब कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या नए गवर्नर सिंध खुद को टकराव की सियासत से बचाकर अवामी सियासत कर पाएंगे? फिर MQM की तकसीम के बाद कराची में पैदा होने वाली सियासी खला को गवर्नर सिंध कैसे पुर करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोहम्मद ज़ुबैर बतौर गवर्नर कराची सिंध समेत जो सिंध की महरूमियाँ हैं इनको दूर कर पाएंगे या नहीं, या फिर जो कॉन्वोकेशन में तलबा को डिग्रियाँ देने का अमल है यही हमें करते नजर आएंगे। इस पर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि भारतीय हट धर्मी का सिलसिला मोदी हुकूमत आने के फौरी बाद से अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की सूरत में हो या फिर पटाखा चलने का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाने की सूरत में। अपनी हट धर्मी को जारी रखते हुए भारत ने इस बार इलाकाई ताउन की जनूबी एशियाई तंजीम सार्क को निशाना बनाया है। सार्क जो कि पहले ही दाखिली इंतशार का शिकार है और अब भारत इस हवाले से कोशिशों में मसरूफ है कि तंजीम के अगले सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से पाकिस्तानी सिफारतकार की जो तकर्रुरी है इसको किसी तरह से रोका जाए। जबकि पाकिस्तान की जानिब से अमजद हुसैन सियाल की नामजदगी का ऐलान मार्च 2016 में नेपाल के शहर पोखरा में सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में किया गया था, जिसकी तौसीक तमाम अरकान ने भी की थी। जबकि पाकिस्तान की बारी 1 मार्च 2017 से शुरू होगी, जिसकी मुद्दत 28 फरवरी 2020 तक रहेगी। लेकिन भारत की हट धर्मी की वजह से मामला जो है ये तवालत का बायस बन रहा है। सार्क की तारीख में पहली बार सेक्रेटरी जनरल की तैनाती के मामले पर तातुल देखा जा रहा है। इससे पहले भी भारत ने गुज़श्ता साल सार्क कॉन्फ्रेंस में उड़ी हमले को शिरकत न करने का बहाना बनाया था। सवाल यह है कि कहाँ है पाकिस्तान की सिफारतकारी? क्या पाकिस्तान की सिफारतकारी सिर्फ मोदी हुकूमत को बिना वीज़ा पाकिस्तान में दाखिल करवाने तक ही महदूद है, या मोदी को साड़ियाँ और पगड़ियाँ बतौर तोहफा देने तक, या फिर गुज़श्ता साल इंडिया में मुनाकिद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान जैसे मुल्क के हाथों जलील करवाने तक महदूद है? पाकिस्तानी हुकूमत आखिर कब होश के नाखून लेगी? इस पर भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियोज़ में ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके अलावा MQM के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी टेलीफोन लाइन पर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि नए गवर्नर सिंध की तैनाती पर उनकी आखिर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हिलाली साहब, आपसे शुरू कर लेती हूँ। आपको लगता है कि नए गवर्नर सिंध की जो तैनाती है कराची के हालात को मद्देनज़र रखते हुए की गई, अब जबकि उन पर यह छाप भी लग रही है कि उर्दू स्पीकिंग नहीं है और वो कम्फर्ट लेवल जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये फ़ैसला जो हुआ है शाजिया, इसलिए कि मैं बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा, ये मुनासिब फ़ैसला नहीं था। मैं ज़ुबैर साहब के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो जो आइडिया वो जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ,
पहले चीज़ गवर्नर को, आवाम को पता चलना चाहिए गवर्नर क्या कर सकता है। और आपने सही कहा, साइन क्योर है, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है। 3 चीज़ें बेसिकली कर सकता है। एक जो आपने जिक्र किया, इमरजेंसी अगर लग जाए तो टिचुलर हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है, नाम नेहाद हेड बन जाता है मगर कभी कभी पास होते हैं और कभी कभी प्रेसिडेंट उसको पास नहीं देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को दे देते हैं मिसाल के तौर पे। दूसरा, वफाकी मुतसिब या प्रोविंशियल मुतसिब के जो अपील्स होते हैं उनके डिसीशंस के खिलाफ वो फाइनल अथॉरिटी हैं, तो वो अपील्स वो एंटरटेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट अपील्स इन लॉ। माने जब कानून की बात है तो वो उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, मगर अमूमन वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है वफाकी मुतसिब। और तीसरी बात यह है कि अगर उनको कोई लेजिस्लेशन अच्छा नहीं लगा तो 14 दिन के लिए वो रोक सकते हैं, मगर 14 दिन के बाद वो 15 दिन में वो लेजिस्लेशन वापस आ जाएगा। और जब इबाद साहब को मैंने पूछा था कि क्या करते थे आप जब आपको लेजिस्लेशन नहीं अच्छा लगता था, वो कहते थे मैं दुबई चले जाता था। तो जो एक्टिंग गवर्नर जो होता था फिर वो उस लेजिस्लेशन को करता था। मगर देखिए भी बात असल है, उनका रियल काम जो है ये गवर्नर का वो है एडवाइजरिंग प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर को, अगर रिलेशनशिप उनका अच्छा हो। अब एडवाइजिंग के लिए किस किस्म का आदमी चाहिए आपको? एक्सपीरियंस चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए, विजडम चाहिए। क्या ये नवाज शरीफ साहब के जियाला मरियम नवाज की रेकमेंडेड अपॉइंटी 2 साल पॉलिटिक्स, 3 साल पता नहीं कितने रहे, क्या आप समझते हैं इनमें विजडम, एक्सपीरियंस और डिस्टिंक्शन है? 2012 में तो उन्होंने ज्वाइन किया है अगर आप मुझे क्या, को। दूसरी बात यह है ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट, ही हैज टू बी ब्रेव। माने कि उनको देखिए, जब एक ऐसी एडवाइस कभी कभी आपको देना पड़ता है जो बड़ा तल्ख एडवाइस होता है, मगर एज ए गवर्नर आप अपने प्रेसिडेंट जो आपका पॉइंटिंग अथॉरिटी है, हाँ प्राइम मिनिस्टर है मगर प्रेसिडेंट नाम नेहाद, मगर फिर भी प्रेसिडेंट उसको भी आपको चीज़ें बताएं। अगर आपका कोई स्टैचर ही नहीं है तो मुझे बताएं आपका क्या इम्पैक्ट होगा। और हम सब कहते हैं कि 14 साल इबाद साहब ने गुजारा, बट शाजिया 14 साल में ही मेड हिमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल, नागुज़ीर बन गए थे। फौज भी जाती थी, उनसे पूछती थी, MQM तो खैर पूछता ही था, PPP भी पूछती थी। सही। तो आई थिंक इरशाद साहब, मौजू तायन आती है ये? देखिए, असल में ये मौजू नामौजू का इशू नहीं है। जब गवर्नर लगाया जाता है तो वज़ीर आज़म साहब जमहूरी अदवार की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये देखते हैं कि मैं किस आदमी को नवाजना चाहता हूँ और नवाज रहा आपने तो बात ही खत्म और कर उसकी बेहतरीन मिसाल जनाब जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब हैं, जिन्होंने गवर्नर हाउस में मेरा नहीं ख्याल कि 24 घंटे भी ऐसे गुजारे हों जब वो कुर्सी पर बैठकर उन्होंने काम किया हो। उन्होंने हल्फ उठाया, उसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए, उसके बाद वो हॉस्पिटल ही से घर मुंतकिल हो गए। गवर्नर हाउस में भी वो दफ्तर में कभी नहीं बैठे, कोई मुलाकात की तस्वीर जारी नहीं हुई, और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया। तो ये तकर्रुर जो है सिर्फ इस मकसद के लिए है कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जनाब ज़ुबैर उमर साहब ने जब पनामा लीक्स पर बहस जारी थी डिफेंड करने का उन्हें रिवॉर्ड दिया है, मुझे तो इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। देखिए, एक ऐसा आदमी सिंध को चाहिए गवर्नर के तौर पर जो सिंध में नुमाइंदगी करता हो उस शहरी आबादी की, क्योंकि वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करना है आपने शहरी और देही आबादी में। वज़ीर आला का ताल्लुक़ अगर देही आबादी से है तो शहरी आबादी का गवर्नर होना चाहिए, उनके दरमियान एक यकजहती होनी चाहिए और वो मिलजुल कर सूबे के और बड़े शहरों के मसाइल हल कर सकें। ज़ुबैर उमर साहब का मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई तजर्बा है या वो ऐसी कोई सोच रखते हैं। वो एक टेक्नोक्रेट हैं और वो उसके बाद सियासत में, हाँ बिल्कुल। तो ऐसा सूबा जहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बरसों से ख़राब है और ऑपरेशन के बाद कुछ बेहतर हुई है, जहाँ गुर्बत इस हद तक है कि तस्वुर नहीं किया जा सकता, शहर में कचरा भरा हुआ है, शहर के मसाइल लायनहल हो चुके हैं, हर वक्त एक मेयर बेख्तियार है, इस्तराब है, हिजान है, वहाँ एक ऐसा शख्स ला के बिठा देना जो हर मामले में सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ देखेगा, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, जिसकी मैं नहीं समझता कि वज़ीर आला के साथ किसी किस्म की मांगी है। ये सिर्फ नवाजने के अलावा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर वो कुछ करना चाहें तो क्या
सूबाई हुकूमत उनको करने देगी और क्या विफाक उनकी सरपरस्ती करेगा और विफाक उनको इजाज़त देगा। हमें पंजाब के गवर्नर का हमें तजर्बा है कि वो बेचारा सिवाय जो किताबों की तकरीबात हैं या किसी की डिग्रीज उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा, तो वहाँ वो क्या करेगा। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस तो MQM से मौक़िफ़ जानेंगे कि नए गवर्नर सिंध से आखिर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब इस बात के कतई नज़र के उनसे जो मुशावरत नहीं की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतराज़ उठा रही है कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, MQM भी एतराज़ उठा रही है। अब जबकि तैनाती हो चुकी, वो एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं नए गवर्नर सिंध से, एक छोटे से वक्त के बाद जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। MQM के रहनुमा कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ उठा रहे हैं कि नए गवर्नर सिंध की तैनाती के लिए उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, मुशावरत नहीं की गई। अब जबकि उनकी तैनाती हो गई है, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं नए गवर्नर सिंध से? सर, मैं समझता हूँ एक मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप की एक अच्छी चॉइस थी ये, और ये गवर्नर साहब जो तैनात हुए हैं ये कराची के ही हैं, कराची की डायनामिक्स को समझते हैं, कराची के इश्यूज को समझते हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छी चॉइस है ये, और हमें अच्छी उम्मीदें हैं कि ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। किन इश्यूज की बात कर रहे हैं? अमन अमान के इश्यूज हैं और आपके जो इख्तियारात हैं और जो सिंध हुकूमत के जो विफाक के साथ मसाइल रहते हैं, कौन से चैलेंजेस इनको आप समझते हैं कि इनसे निपटना होगा, और आपके नज़दीक कौन से मसाइल इन्हें फौरी तौर पर हल करने होंगे कराची के? देखिए, कराची तो पिछले 8 सालों से मसाइलों में घिरा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं यहाँ, और पूरा पाकिस्तान ही जानता है। मगर अब वो वक्त आ गया है ऑपरेशन से निकल के डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए कराची में। बहुत हो चुका ऑपरेशन और काफी बेहतरी भी आ रही है, तो अब कराची वालों को सुकून के लिए डेवलपमेंट कराएं, पैकेजेस दें, प्राइम मिनिस्टर साहब दें, CM साहब दें। बहुत बिगाड़ हो चुका है इस शहर का, कोई सड़क सलामत नहीं है, पानी गंदा मिलता है लोगों को, और टैंकर माफिया का राज है यहाँ। लोगों से बिल भी लिया जाता है और पानी बेच भी जाता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसाइल नहीं है, मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ, मसाइल हैं। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए कम से कम कोई सीरियसनेस कहीं से नजर आनी चाहिए, ओनरशिप नजर आनी चाहिए कराची शहर के लिए। ये पूरे मुल्क को चलता है, मगर इसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं आता। ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही हैं, ऐसे काम किए जा रहे हैं कि शहर जो है वो कंक्रीट का जंगल बन गया है, बिल्डिंगें खड़ी हैं, पानी है नहीं, सड़कों की जगह है नहीं, सीवरेज का नेटवर्क सही है नहीं, तो कैसे हो रहा है अप्रूवल ये बिल्डिंगों का? तो नए गवर्नर सिंध इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं, अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आवाज तो उठा ही सकते हैं ना, कम से कम कुछ ना कुछ तो प्रेशर बनता ही है ना, कि अगर रूल्स में करें सब कुछ। एक तो इस शहर को के ऊपर मुश्किल ये है कि लैंड ओनिंग एजेंसीज मुख्तलिफ हैं, ये कैंटोनमेंट्स हैं, सिविल एविएशन का अलग राज है, KPT का अलग राज है, तो इस किस्म के तो मामलात हैं। 23% से भी कम मेयर के हिस्से में आता है कराची, ये आपको शायद ना पता हो। तो क्या बनेगा, कोई सीरियसनेस कहीं नजर नहीं आ रही है। 2 बड़ी जमातों ने पाकिस्तान को 3-3 दफा रूल किया है, मगर कराची के इश्यूज पे इधर डीसैलिनेशन प्लांट्स नहीं है, 2-3 प्लांट्स लगाए जाए यहाँ। बहुत सारे काम हैं, कचरे से दुनिया बिजली बना रही है। हमारे यहाँ कचरा जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है, चाइना को दे रहे हैं, चाइनीज से काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही, समझ में नहीं आता। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपका। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब होता है विफाक का कि गवर्नर सिंध की तैनाती, उनका सवाब दी है ना उनकी जिसको भी तैनात, तो पीपल्स फिर जो सियासी जमातों के एतराज़ात की क्या हैसियत रह जाती है, क्यों एतराज़ात उठाए?
जाते हैं। फिर क्या केक एतराज़ के मुशावरत नहीं की गई, एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए पहली बात तो ये है, ये पीपीपी कैसे कह सकता है कि सलमान तासीर की जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, क्या उन्होंने जाके एमक्यूएम को पूछा था? जब उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया और सलमान तासीर को कहा लगो नवाज के पीछे, क्या उन्होंने जाके इनको किया? बिल्कुल नहीं। शाजिया ये बातें बिल्कुल इसको कोई अहमियत नहीं देना चाहते। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट एट द मोमेंट, ये आप सोचिए तो सही कि ये 18th अमेंडमेंट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है कि नहीं? प्रोविंस से सेंटर से प्रोविंस, प्रोविंस से नीचे नहीं, मगर ये अटक गया है। सेंटर से प्रोविंस तो हो गया है मगर प्रोविंस से नीचे नहीं आया। अच्छा, अब ये जो गवर्नर साहब हैं, क्या इनके पास फियरलेस एडवाइस दे सकेंगे? क्या वो जाके इनके जो मरियम नवाज जो इनकी सरबराह है उनको जाके कह सकेंगे कि देखो मेरा तो बिल्कुल जिंदगी खत्म हो जाएगा अगर आप मेयर्स को नहीं देंगे पावर्स, अगर आप डिवोल्यूशन नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूँ ये एक इस्तीफा का मैटर बनाओ इसको, और किसी तरीके से जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और ऑर्डर किया था प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट को कहें इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट में यू हैव टू डिवॉल्व पास करो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। फिर जाके इसका ऐसी जुर्रत जुबैर उमर साहब कर सकते हैं शाद साहब? नहीं, जिनका तकर्रुर ही एक ख़ास मखसूस एजेंडे के तहत, तो वो ऐसा तो नहीं कर सकते। बुनियादी बात यह है कि जी यहाँ गवर्नेंस जो है वो किसी सियासी जमात का, किसी सियासी शख्सियत का इशू ही नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है। अब वसीम अख्तर साहब बात कर रहे थे कराची के मसाइल के, 29 साल से तो वहाँ वो हुक्मरान है। एक छोटा सा वक्फा है जिसमें वो हुकूमत में नहीं रहे, वो बाख्तियार लोग रहे, वजारतें भी उनके पास जो ऐसी थी जिसमें इख्तियारात मौजूद थे, मेयरशिप इनके पास मुसलसल रही है। तो ये शहर जो कचरे का ढेर बना है, इसमें पीपल्स पार्टी अकेली तो नहीं है, उसमें एमक्यूएम शरीक है। दौर के जो मुस्तफ़ा कमाल थे उनमें तो हालात देखिए, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये चाइना कटिंग जारी थी या नहीं थी? ये तो नहीं रुकी थी ना। ये जो भत्ताखोरी थी वो ख़त्म हो गई थी? नहीं हुई थी। मेयर जो था, मुस्तफ़ा कमाल जिस दौर में मेयर था वो बाख्तियार मेयर होता था, पुलिस के उसके मातहत हुआ करती थी। मुशर्रफ ने $6.5 बिलियन दिए थे, रकम दी थी। तो सिर्फ देखिए कॉस्मेटिक ये नुमाइशी किस्म के इकदाम तो उस वक्त भी होते रहे, दरख्त लगा दिए, सड़क बना दी, ये हर दौर में होते हैं। बुनियादी जो मसाइल हैं अवाम के, पानी का इशू जो था कराची में उस वक्त ही मौजूद था, ये कचरे का इशू जो था उस वक्त ही मौजूद था, बेरोज़गारी उस वक्त ही मौजूद थी जब एमक्यूएम शरीक थी हुकूमत में, भत्ताखोरी उस वक्त मौजूद थी, अगवा बराए तावान उस वक्त मौजूद था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस वक्त ख़राब थी। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। बुनियादी चीज़ ये है कि गवर्नर के पास ना तो इख्तियार है, एक नुमाइशी सा ओहदा है, अवाम पर बोझ डाला गया है, और ना ही ये गवर्नर जो हलाली साहब बात कर रहे थे, ये दुरुस्त है कि माजी में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन गवर्नर का तकर्रुर सूबाई हुकूमत की मुशावरत से लाजमन होना चाहिए, ताकि विफाक और सूबे के दरमियान ये एक वजह नज़र ना बने कि सूबाई वज़ीर आला समझे कि मुझ पर एक मॉनिटर मुकर्रर कर दिया गया है जो मेरी लम्हा लम्हा रिपोर्ट देगा, या बैठ के यहाँ साजिशों का अड्डा गवर्नर हाउस को बना देगा। प्रोटेस्ट कर रहा है कि हाँ बिल्कुल, उसका उन्होंने भी ये नहीं किया। मैंने जो अर्ज़ किया है कि ये तमाम पार्टियों का यही मसला रहा है कि जब वो उन पर खुद पड़ती है तो उनको आइन भी याद आ जाता है, आपके रवैये कुछ और होते हैं, और जब आप इक़्तिदार में होते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कहेंगे लियारी में खौफ की अलामत समझे जाने वाले बाबा लाडला की हलाकत के बाद क्या लियारी गैंग वॉर की कहानी अब खत्म हो गई? एक छोटे से मसले के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, कई बार बाबा लाडला के जो हलाकत की इत्तलात सामने आई, पहली बार मई 2014 में खबर सामने आई कि बाबा लाडला ईरानी बॉर्डर पर ईरानी सरहद के फोर्सेस की फायरिंग से मारा गया। फिर अगस्त 2015 में खबर सामने आती है कि पाक ईरानी सरहदी इलाके में मारा गया। अब ऑफिशियली खबर आ गई है कि हलाक हो गया बाबा लाडला। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये रेंजर्स की, कितनी बड़ी कामयाबी है ये? मैंने 3 दफ़े उनको मुबारकबाद देना चाहिए कि 3 दफ़े एक आदमी को उन्होंने शहीद मार दिया, और इस दफ़े जब मारा है मेरे ख्याल में शायद सही मारा है, इसलिए कि एक रेंजर शहीद हो गया। हाँ जी, हाँ तो जी। लगता है इसमें कुछ ज़्यादा है, मगर आई डोंट नो व्हाई ये हम लोगों को, भाई वो लाश किधर है? अगर बाबा लाडला वो रहमान डकैत के सर के साथ फुटबॉल खेल सकता था तो भाई कम से कम हमें उसका लाश तो दिखा दें।
बताया है? ऑफिशियली नजर तो आई है मीडिया पर, आपने देखा है उसका? सोशल मीडिया बिल्कुल देखा है। देखा है, बस तो ठीक है। तो फिर ये सही मुबारक मैं आज देना चाहता हूँ। और मैं क्या कहूँ कि आई मीन इन लोग दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड, शायद आप क्या हमसे कह सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मगर आपने इससे भी एक अच्छी बात की ड्यूरिंग अ ब्रेक या शो कि भाई जो लोग इनको पनाह देते थे वो किधर हैं? सियासी पुष्टपनाही करने वाले आप देखें, सौलत मिर्जा, उज़ैर बलोच, ये लोग तो अपनी सियासी एफिलिएशन जाहिर कर चुके थे। वो क्यों नहीं पकड़े गए हैं? वो हम सबको पता है वो कौन है, उन्होंने मान भी लिया है कौन है, उनके साथ पॉलिटिशियंस के पिक्चर्स भी हैं, मगर उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। ये अफसोसनाक बात है, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में है नहीं। ना हमारी तरजीह अव्वल है, ना तरजीह सानी है, ना तरजीह सालिस है। ये एक मुख्तलिफ मौक़े पर जब एक आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है, ये हमारे जो लोग बैठे ऊपर बैठे कठपुतलियाँ को वो तमाशा देख रहे होते हैं, तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अगर रूल ऑफ लॉ हो तो यहाँ बाबा लाडला या उज़ैर या सौलत मिर्ज़ा वजूद ही में ना आए, कैसे मुमकिन है? अभी मैं थोड़ी देर पहले हिलाली साहब से एक वाक़या ज़िक्र कर रहा था मस्कत का, कि जो सुल्तान काबूस है उसने हुक्म जारी किया एक ख़ास एरिया में कि कोई शख्स अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए बग़ैर दाखिल नहीं हो सकता। एक दिन बादशाह गश्त पर था वो सुल्तान जो है, और उस एरिया में दाखिल होने की कोशिश की, तो वो एक आदमी जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा कि आप नहीं जा सकते। उसने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं गश्त पर हूँ, मैं तो यहाँ का सुल्तान हूँ। उसने कहा सुल्तान हो तो फिर क्या हुआ? उसने कहा भाई सुल्तान के लिए ये हुक्म नहीं है। उसने कहा सुल्तान के लिए ये हुक्म नहीं है तो किसके लिए है? जब आपने ये हुक्म जारी किया है तो सबसे पहले इसका इतलाक आप पर होगा, फिर किसी और पर होगा। लेकिन ये नहीं हुआ जो हमारे यहाँ होता है कि अगर कोई कांस्टेबल बेचारा वार्डन रोक ले किसी को और उसकी नौकरी चली जाती है। उसने सुल्तान ने उसको 40,000 रियाल बाकायदा उसको गिफ्ट किया, उसको इनाम दिया और एक सर्टिफिकेट जारी किया कि मेरे रियासत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं। रूल ऑफ लॉ पर जब हुक्मरान जो हैं जब तक रूल ऑफ लॉ पर ख़ुद यकीन नहीं रखेंगे, ख़ुद उसकी पाबंदी नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आज बाबा लाडला मारा गया है, कोई और वजूद में आ जाएगा। सौलत मिर्जा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ साथ असम्बलियों में तो चलते रहे, लेकिन इनके मफादात की जो भेंट थे वो चढ़े आम आवाम। मिलिटेंसी का मुकाबला मिलिटेंसी में किया आप जुल्फ़िकार मिर्जा का दौर देखें ना, लियारी गैंग वॉर खुद मानते हैं, लेकिन आज तक उससे जुल्फ़िकार मिर्जा से भी किसी ने पूछा कि आपने जो हथियार तकसीम किए थे किस कानून के तहत, किस इख्तियार के तहत आप जो थे वो हथियारों की बंदिश के लिए आए थे, माशरे को हथियारों से पाक करने के लिए आए थे या हथियार बांटने के लिए आए थे? लेकिन उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और फिर कराची में जो जंग हुई वो सब ने देखी। मुहाजिर और दूसरी आबादी के दरमियान होता रहा, लियारी गैंग वजूद में। इसका मतलब इनको पालने वालों के लिए कोई सजाएं नहीं है। देखिए यही तो ख़राबी है ना, ये हमने एक जंग है इस वक्त जीती है, मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन ज़रब अज़ब की, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमने उन असबाब और वजूहात को ख़त्म न किया जिसकी वजह से दहशतगर्दी वजूद में आती है, जिसकी वजह से अच्छा भला पुरअमन शहरी जो है वो इन दहशतगर्दों के, इन जराइम पेशा लोगों के हत्थे चढ़ता है, उसके असबाब आप ख़त्म नहीं करेंगे तो एक जंग ख़त्म हो गई। तो लगता है कि वहाँ की अमन अमान की सूरत हाल ही बाबा लाडला की इलाक़त से जुड़ी थी। हाँ वो नहीं, मगर आप कह रहे हैं ना वो खुश हैं, मगर साथ साथ मैंने पिक्चर्स देखा है कितने लोग बाबा लाडला के घर आए अफसोस करने के लिए। वो तो एफिलिएशन उनके नहीं, अगर क्या फिर क्या एफिलिएशन इज सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है कि एक ऐसे मर्डरर के साथ आपकी सिंपैथी है और आप पब्लिकली उसको दिखा रहे हैं। भाई ये किस किस्म की सोसाइटी हम आ गए हैं कि एक मर्डरर के लिए आप सिंपैथी दिखा रहे हैं। सही। और हमने और भी एक इंस्टेंस देखा है कि एक मर्डरर जो सजाए मौत मिला उसके लिए क्या क्या सिंपैथी नहीं हो रही थी। आई एम सॉरी, हमारी जो सोसाइटी है आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस किस्म की सोसाइटी बन रही है। बिल्कुल सही। जहां खान शोरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका लाइन ड्रॉप हो गया। अब समझें इरशाद अहमद आरिफ साहब, लियारी गैंग वॉर की जो कहानी थी खत्म हो गई है? नहीं, मैं नहीं समझता। अच्छा, देखिए ये वक्ती तौर पर जो इक़दामात हुए हैं उसकी वजह से ये मामला दब गया है। एक बड़ी तादाद आपने गिरफ्तार कर ली या मारी गई,
लेकिन जब तक वो असबाब ख़त्म नहीं करेंगे, आप गुर्बत ख़त्म नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं करेंगे, ये जो जाबिर टोला है वो इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर हो, उसकी जो गिरफ्त है मुआशरे पर और इन लोगों पर, वो ख़त्म नहीं करते आप, तालीम नहीं देते मुआशरे को, बच्चों को, नौजवान नस्ल को, जब तक ये एहसास नहीं होता कि हमारे मामलात जो हैं हम ख़ुद तय करेंगे, जब तक ये लूट मार का कल्चर जारी है, मैं नहीं समझता कि इस तरह के गैंग वार जो है ख़त्म हो सकती है या गैंग जो है ख़त्म किए जा सकते हैं। एक ख़त्म होगा दूसरा वजूद में आ जाएगा। ये हमारा माजी का तजर्बा भी है। देखिए अयूब ख़ान के दौर में, मूसा ख़ान जब मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे, उस दौर में एक बड़ी मुहिम चली थी। ये जो लोग थे डाकू थे और रस्सागीर थे, इस तरह के लोग थे, बड़े लोग मारे गए। उसके बाद फिर वही का वही रहा। फिर मुस्तफ़ा खर के दौर में हमने ऐसी ही मुहिम देखी, फिर मुख्तलिफ अदवार में होती रही, लाहौर शहर में, पूरे पंजाब में, पूरे मगरबी पाकिस्तान में। लेकिन ये बार बार क्यों गिरोह वजूद में आते हैं? ये वजह इस सोचना चाहिए, इसलिए कि जो बुनियादी असबाब होते हैं उनको हम ख़त्म न करते हैं, न करना चाहते हैं, मसाइल को जड़ से नहीं फेंकते। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बड़े क्राइम्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि द सॉफ्टेस्ट ऑफ लॉज, जो सबसे नरम कानून जो है ट्रैफिक लॉज होते हैं, जो हेलमेट मिसाल के तौर पे, उसको जब आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं, आप समझते हैं कि आप जाके ऐसे लॉज इंप्लीमेंट करें कि सोसाइटी विल ट्रांसफॉर्म, कुछ नहीं होगा, ये कर नहीं सकते, इनमें हिम्मत नहीं है। इनमें एक्चुअली आई एम सॉरी टू से, आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से इधर, मैंने किसी को कहा था इतने पुलिस वाले क्यों खड़े हैं, तो ड्राइवर कहता है जी आज वो 1 तारीख की नज़दीक हैं तो पैसे ख़त्म हो गए, पैसे के इकट्ठे कर रहे हैं। आई मीन ऑर्डिनरी मैन। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत के ओछे हथकंडों की, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद इरशाद मदारी साहब। गुज़श्ता साल जब सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना थी, भारत ने उड़ी हमले को जवाब बनाया और इसमें शिरकत ने की, बांग्लादेश ने भी भारत का भरपूर साथ दिया। और अब सार्क सेक्रेटरी जनरल की तैनाती जब होनी है, जिसका फैसला और अरकान ने पहले इसकी तौसीक कर दी थी कि पाकिस्तानी सेक्रेटरी जनरल की तैनाती, इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है भारत। बात यह है कि दुश्मन का तो काम आपके लिए मसाइल पैदा करना, ये तो नपीतुली बात है। बात यह कि पाकिस्तान की अपनी सिफारतकारी कहाँ है? देखिए जी, हमारी कमज़ोरी तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सार्क का आइडिया जब जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल ज़ियाउर रहमान ने बांग्लादेश के ये आइडिया फ्लोट किया था, तो हिलाली साहब जानते हैं कि 2-2.5 साल तक इंडिया तैयार ही नहीं था। वो ये समझता था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका मिल के मेरा घिराव करना चाहते हैं, सफारती सतह पर, सियासी सतह पर। और फिर उसके बाद उस वक्त वो इस तंजीम में शामिल हुआ जब ये फ़ैसला हो गया कि सारे फ़ैसले इत्तेफाक राय से होंगे और कोई जो है अक्सरियत राय से फ़ैसला नहीं होगा, तो फिर वो आमादा हुआ कि उसकी थोड़ी जान में जाने। आज सूरत हाल ये है कि वही बांग्लादेश जो उस वक्त जिससे वो डर रहा था वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, अफ़गानिस्तान उसके साथ है, नेपाल उसके साथ है, भूटान तो खैर पहले ही था, और श्रीलंका जो हमारा बेहतरीन दोस्त है। जब पिछले साल ये अल्तवा का मामला आया तो श्रीलंका का वोट भी इंडिया के हक में था, पाकिस्तान के हक में नहीं था। हालांकि हमारी वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट है, वहाँ ये जो वहाँ इंसर्जेंसी ख़त्म हुई उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। तो जाहिर बात है कि हमारी सफारतकारी की नाकामी तो है, और सिर्फ सफारतकारी का इशू नहीं है, हमारी सियासी नाकामी भी है, हमारी जोग्राफी मामलात पे हमारी गिरफ्त ना होने का सबूत भी है कि एक तंजीम जो अब अमलन मुअत्तल हो चुकी है, उसका कोई फ़ायदा हमें तो नज़र नहीं आता कि जो इसके इक़्तिसादी अहदाफ थे वो हासिल हुए। तमाम रुकन भारत के पीछे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। इंडिया को हमेशा ही फ़ायदा पहुंच जाता है, हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उसके बावजूद हम कहते हैं जी इस तंजीम को हमने बरकरार भी रखना है। ये आसियान की तर्ज की या यूरोपी मार्केट की तर्ज की तो तंजीम बन नहीं सकी। भाई हमें कम अज़ कम इलाकाई सतह पर हमारी एक पोजीशन है, उसको इस तंजीम को अगर हम यूज़ नहीं कर सकते तो अपने ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन वो मुसलसल हुए जा रही है और उसके बावजूद
हम हाथ बांध के खड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि जी तंजीम भी बरकरार रहनी चाहिए और हम इजलास हो ना हो हम इसको जारी भी रखेंगे, और अगर इंडिया वहाँ वीटो करेगा तो वीटो भी मान लेंगे। ये तो अजीब व गरीब पॉलिसी है जो समझ में नहीं आती किसी। हिलाली साहब देखिए, बात असल ये है कि आई एम सॉरी कि मैं इनसे एग्री नहीं करता। क्या हम बात कर रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है? क्या हमारी डिप्लोमेसी ने हसीना वाजिद को पावर में इलेक्ट किया? और भूटान क्या है? भूटान एक हिंदुस्तान का अपेंडिज है। भूटान ने कभी इज रूल्ड बाय इंडिया। भूटान तो कुछ नहीं है। अफ़गानिस्तान, भाई सबको पता है अफ़गानिस्तान और इंडिया के किसके साथ और क्यों। अब आप आ जाएं श्रीलंका पे, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, श्रीलंका एक दफ़े हमारे साथ था मगर वो प्रामतूसा था उधर, जिसको हमने मदद किया, हथियार दिया, हमने तमिल टाइगर्स को उसके हिलाया, मगर अब वो जंग ख़त्म हो गया है, वो इलेक्शन हार गया है। और ये जो आदमी आया है, ये पहले चीज़ क्या किया था? उसने कहा चीनियों को निकलो, और हिंदुस्तान के पास किया, द फर्स्ट कंट्री ही विजिटेड। क्या ये हमारी फेलिंग ऑफ डिप्लोमेसी है कि हमने उसको, वो हमने तो नहीं कहा उसको पहले हिंदुस्तान जाओ, हमने कहा हमारे से ज़्यादा श्रीलंका के लिए कोई नहीं कर सकता था जितना हमने, मगर फिर भी बिकॉज इंडिया इज इंडिया वो गए उनके पास। मालदीव्स जो है, ये देखिए, ये कहना कि इट्स अ फेलियर ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, नहीं, इट्स नॉट अ फेलियर। अब किस चीज़ का फेलियर? भाई मूडी जो है, एक आदमी तुला हुआ है, वो चाहता है कि तुम्हें ख़त्म करे, वो चाहता है कि साख से तुम निकल जाओ। वो एक आफ्टर साइनिंग एन एग्रीमेंट सेइंग कि हाँ हम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल को रिकग्नाइज करते हैं, वो मुकर गया, वो अब बदल गया। तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में? भाई यही तो बात हम करेंगे, पाकिस्तान को क्या करना है इस पर? नहीं तो हम कर क्या सकते हैं? अगर वो एक और ग्रुपिंग लगाना चाहते हैं, हम उनको रोक सकते हैं। हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान जो नेपाल के लिए है, मालदीव्स के लिए है, श्रीलंका के लिए है, $3 बिलियन तो उन्होंने अफगानिस्तान को दिया है इन असिस्टेंस। क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, आई एम सॉरी कि चुप साधे रहे हैं। नहीं, हम चुप साधे, ये एक ऐसा मौका आया है कि पाकिस्तान लगता ऐसा है कि उसकी डिप्लोमेसी कमजोर है, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स बैड लक। ये सर्कमस्टांसेस है, टाइमिंग है। हलाल साहब, मैं माज़रत से अर्ज़ करूँगा कि जो सफारतकारी होती है वो यही तो होती है कि बुरे हालात से आप अच्छे नताइज बरामद करें। अगर आपके लिए अच्छे हालात हैं, हर तरह की सूरत हाल आपके हक़ में है, और वहाँ आप कोई नतीजा अपने हक़ में बरामद कर लेते हैं, तो ये कोई डिप्लोमेसी तो फिर नहीं है। ये तो हर आदमी कर सकता है। तो आपने नहीं, डिप्लोमेसी जो है वो यही है कि अगर हालात इलाके के बुरे भी हो गए हैं तो उसमें आप कम से कम अपने आप को दीवार से ना लगने दें। और वो जो मुल्क है जो बालादस्ती भी चाहता है खित्ते में, उसके अज़ाइम को भांपते हुए आप कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करें जिसकी वजह से कम अज़ कम ये तासुर ना हो कि जी इस सार्क में पाकिस्तान की ना कोई अहमियत है, यानी हमें आइसोलेट करने की उन्होंने कोशिश की है, मगर तो हमें नहीं होना सक्सेसफुल। दुश्मन का तो काम आपके रास्ते वो तो करेगा, वो कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान इज नॉट आइसोलेटेड भाई, नहीं आइसोलेट, यानी सार्क की सतह पर तो हम आइसोलेट हो चुके हैं। 80s में यही पाकिस्तान था, यही इंडिया था। इंडिया बड़ा मुल्क था। 90s में यही था। आज से 5 साल पहले भी इंडिया था। लेकिन ये सूरत हाल जो है, कुछ ना कुछ हमारी कमज़ोरी का नतीजा उसने जो हम भुगत रहे हैं, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है इंडिया ने। हम ये कहें कि हमारी तो कोई कमज़ोरी थी, हमारी कोई कमज़ोरियाँ हैं। इससे पहले भी 8 जो इजलास है वो तो आपकी जो सिचुएशन इन पाकिस्तान में है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इमेज अब्रॉड। ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि हम इधर अंदरूनी तरीके से ख़राब हो रहे हैं और आगे हम बता रहे हैं लोगों को हम इतने ताकतवर हैं। नहीं भाई, पूरी दुनिया कहती है कि ये इज कंज्यूम्ड बाय टेररिज्म, हम लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, मगर टेररिज्म है, दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। इसलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, बच के रहो पाकिस्तान से, है कि नहीं? तो आई मीन ये सब अगर रिकग्नाइज करके हम फेस कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स, मगर मेरा ख्याल में इसका कहना है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है इसलिए हिंदुस्तान मुकर गया और आपका सेक्रेटरी जनरल नहीं मानता, दैट्स नॉट करेक्ट। तो इसके लिए कुछ तो हमें प्लानिंग करनी है ना इरशाद अहमद आरिफ साहब? जी बिल्कुल प्लानिंग करनी चाहिए। फिर वही मसला आएगा कि हम अफगानिस्तान के साथ अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने श्रीलंका में हमारी लॉबी, अगर एक जंग में हमने उनका भरपूर मदद की है, हाँ। और वो जो दहशतगर्द थे या जो लड़ रहे थे, बागी जो थे, उनको इंडिया की हिमायत हासिल थी, तो क्या हम वहाँ के
जो इंटेलिजेंशिया है, वहाँ की जो अशराफिया है, उसको बता नहीं सकते, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, वहाँ के हुक्मरान तबके को बता नहीं सकते कि भाई आपका ये जो इस्तेहकाम है, अमन है, वो हमारी वजह से है और आप दुश्मन को गले लगा रहे हैं जो आपका कल तक। लेकिन ये वही अफगानिस्तान है ना जिसने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ क्या किया था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों किया था। ये सवाल समझते हैं हिंदुस्तान उनका दुश्मन है भाई, वो नहीं समझते। वो इसलिए नहीं समझते, आधा श्रीलंका भी नहीं समझता। नहीं, गुजारिश ये है कि क्यों नहीं समझता। अगर कोई उसको समझाने वाला हो तो कौन है क्या जो जाके उधर एक ब्लैक बोर्ड लेके कहें समझो हम समझाना चाहते हैं। समझाया जाता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार दोस्त बनाए जाते हैं अली हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। बात हम कर रहे हैं कि भारत जिस तरह पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहा है, सार्क के लिए जनरल सेक्रेटरी की तैनाती में रोड़े अटका रहा है, इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? कि आप नहीं समझते कि हमारी डिप्लोमेसी जो है, हमारी जो सिफारतकारी है, वो वीक है इसमें? नहीं, देखिए ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा। बाकी तो बहुत से मसलों में हमारी सफारतकारी इस मयार पे नहीं उतर रही। कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, पॉलिसी के बारे में। मगर ये जो सार्क का मामला है, हमारे यहाँ तो समिट भी होनी थी। अब उसमें कोई कमजोरी है या नाकामी है कि हिंदुस्तान वहां नहीं आना चाहता। ये तो मोदी की पॉलिसी है, उससे सार्क को बेपनाह नुकसान पहुंच रहा है। और अब सिचुएशन ये है कि छोटे मुल्क हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। यही बात है ना, वो सब भारत के साथ हैं, भारत के पीछे हैं और भारत इजाजत देना मैं जरा बात तो कर लूं। देखिए, भूटान है, नेपाल है, ये लैंडलॉक मुल्क हैं। बांग्लादेश है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक अथॉरिटेरियन लीडर बन रही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को फांसी है। वो भी लैंडलॉक मुल्क है, डिपेंडेंट हमारे ऊपर है। अब मगर उसका सारा मामला उसने हिंदुस्तान के साथ तय किया हुआ है और हमारे लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ है। तो इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें मैं नहीं समझता पाकिस्तान को कोई कसूर है। ये सारे का सारा मोदी की पॉलिसी है कि उसने सार्क को फेल करना है जब तक सार्क उसकी मर्जी के मुताबिक ना चले। तो हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अगर मोदी की पॉलिसी है तो हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हमने बस देखना है, सब्र से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है। और ये सेक्रेटरी जनरल का मामला था, और सेक्रेटरी जनरल वो बाय रोटेशन होता है, पाकिस्तान की बारी थी, वो उसमें एक रुकावट डाल दी। अब ये रुकावटें अगर हिंदुस्तान बार बार डालता जाएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें सब्र करके इंतजार करना होगा कि हिंदुस्तान की क़यादत को ऐसी आए जो इस किस्म की जुनूनियत और नफरतें ना फैलाए और इस खत्ते को इकट्ठा करने की कोशिश करे। ये तो बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट। वो बड़े बन के अगर ये रवैया रखेंगे तो उसमें छोटे मुल्क तो बेबस हैं। सही, बहुत शुक्रिया आसिफ अहमद साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ इनके साथ। ये सब चीज़ हम अपने पे ना थोपते जाएं हर वक्त। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब, ज़फ़र हिलाली साहब, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक दीजिएगा। नाइट एडिशन से शाजिया ज़िशान को आप इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।